शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 254 से 256 तक हम आपके समक्ष रखेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश में हम देखेंगे महात्मा गांधी का असली रूप। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में 21 अनशन किए। मेरे साथियों, उन 21 अनशनों में क्या महात्मा गांधी ने कभी भी अस्पृश्यता, छुआछूत, जातिवाद को खत्म करने के लिए क्या आंदोलन किया, क्या अनशन किया? ये आज के अम्बेडकर संदेश में पूरा पर्दाफाश होने वाला है। साथ ही साथ पुनः पैक्ट किन परिस्थितियों में किया गया और क्या पुनः पैक्ट महात्मा गांधी ने अस्पृश्यों को अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किया था या अधिकारों को छीनने के उद्देश्य से किया था? आज के अम्बेडकर संदेश को अगर आप अंत तक वाच करते हैं तो ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखे हैं, तो निश्चित तौर पर इन प्रश्नों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब किस तरह की सरकार चाहते थे, किस तरह की सरकार भारत में स्थापित हो, कैसी शासन सत्ता भारत में स्थापित हो, बाबा साहब के जो विचार हैं इस संबंध में, वो भी आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे। तो आइए अब तो शुरू करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश को, जिसमें जो प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। तो अब हम शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि इस संबंध में दो उनके अनोखे उपायों का उल्लेख करना ठीक होगा जिनसे मानवीय गलतियों को सुधारा जा सकता है। ऐसे उपायों का आविष्कार और उनकी सफलता का श्रेय श्री गांधी को है। पहला उपाय है सत्याग्रह। श्री गांधी ने ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक विसंगतियों को दूर करने के विरुद्ध कई बार सत्याग्रह किया, परंतु श्री गांधी ने अस्पृश्यों के लिए सार्वजनिक कुएं और मंदिर खोलने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध सत्याग्रह का अस्त्र नहीं छोड़ा। आमरण अनशन श्री गांधी का दूसरा हथियार है। ऐसा कहा जाता है कि श्री गांधी ने कुल मिलाकर 21 अनशन किए थे। कुछ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किए थे और अधिकांश अपने आश्रम में रहने वालों द्वारा किए गए अनैतिक आचरण पर प्रायश्चित करने के संबंध में थे। एक सत्याग्रह बंबई की सरकार के उस आदेश के विरोध में था जिसे बंबई सरकार ने जेल के कैदी श्री पटवर्धन द्वारा मांग करने पर भी उसे झाड़ू लगाने का काम देने से इनकार कर दिया था। इन 21 अनशनों में एक भी अनशन अस्पृश्यता निवारण के लिए नहीं किया गया। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी सम्मेलन की कार्रवाई में 1931 में शामिल हुए। जो गोलमेज सम्मेलन प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। तो इस तरह से यानी कि ये 3 गोलमेज सम्मेलन जो होते हैं उसमें पहले में महात्मा गांधी नहीं सम्मिलित होते हैं, उसका बहिष्कार कर देते हैं। कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर देती है, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में महात्मा गांधी उस कार्रवाई में शामिल होते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सम्मेलन भारत के स्वायत्त शासन के लिए संविधान का निर्माण करने के मूल प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। सम्मानित साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, गोलमेज सम्मेलन किस लिए बुलाया गया था? भारत के स्वायत्त शासन के लिए संविधान का निर्माण करने के संबंध में ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, मूल प्रश्न था कि संविधान बनेगा भारत का और कैसे शासन सत्ता यहाँ पर स्थापित होगी, व्यवस्था चलेगी, उसके लिए एक संविधान निर्माण करने के उद्देश्य से गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। ये सर्वसम्मति से निश्चय किया गया था कि यदि भारत को स्वायत्त शासी सरकार बनानी है तो यह सरकार जनता की हो, जनता द्वारा शासित हो और जनता के लिए हो। सभी लोग इस बात से सहमत थे कि वास्तविक रूप से सरकार वही ठीक होगी जो सरकार जनता द्वारा चलाई जाए, जनता की हो और जनता के लिए हो। समस्या यह थी कि ऐसे देश में जनता द्वारा संचालित सरकार कैसे बनाई जाए जिस देश में समुदायों में भिन्नता हो, बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, जहाँ के लोगों में सामाजिक विषमता नहीं बल्कि सामाजिक वैर भाव भी हो।
ऐसी परिस्थितियों में ये आम सहमति थी कि भारत में जनता द्वारा संचालित सरकार की संभावना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि विधायिका और कार्यपालिका में संप्रदायों के आधार पर प्रतिनिधित्व न हो। संप्रदायों के आधार पर प्रतिनिधित्व की डिमांड बाबा साहब करते हैं और साथ ही साथ आगे कहते हैं कि उस सम्मेलन में अस्पृश्यों की समस्या जटिल समस्या बन गई, उसे नई दिशा का रूप दिया गया। प्रश्न यह था कि क्या अस्पृश्यों को पहले की भांति हिंदुओं की दया पर छोड़ दिया जाए अथवा उन्हें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए साधन उपलब्ध कराया जाए। हिंदुओं की मर्जी पर छोड़ देने के तर्क का अस्पृश्यों ने पूरी ताकत से विरोध किया और वैसे ही संरक्षण देने की मांग की जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को दिए गए थे। अस्पृश्यों की वह मांग सभी को स्वीकार्य थी क्योंकि यह न्यायोचित और तर्कसंगत थी। उनका तर्क था कि आचरण का जो भेदभाव हिंदू और मुसलमानों में है, हिंदू और सिखों में है, हिंदू और ईसाइयों में है, वही हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच भी है। वह भेदभाव बहुत विस्तृत और गहन है। हिंदू और मुसलमानों के बीच का मतभेद धार्मिक और सामाजिक दोनों है। हिंदुओं और मुसलमानों के मतभेद से मुसलमानों की तबाही नहीं हो सकती क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों का संबंध स्वामी और सेवक का नहीं है, केवल विदेशी समझने की पृथकतावादी भावना है। जबकि हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच का मतभेद अस्पृश्यों की राजनीतिक तबाही का कारण बन सकता है क्योंकि उन दोनों का संबंध स्वामी और सेवक का है। अस्पृश्यों का तर्क है कि अस्पृश्यों और हिंदुओं के बीच भेदभाव को समाप्त करने के लिए सदियों से प्रयत्न किए जा रहे हैं परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगी और आगे भी कोई सफलता मिलने की आशा नहीं है। जब बहुसंख्यक हिंदुओं को सत्ता का हस्तांतरण किया जा रहा है इसलिए अस्पृश्यों को भी वही राजनीतिक संरक्षण मिलने चाहिए जो मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। उस समय श्री गांधी को अस्पृश्यों के प्रति सहानुभूति दिखाने का अवसर मिला था। वे अस्पृश्यों की मांगों का समर्थन करके उन्हें हिंदुओं के अत्याचारों और दमन का सामना करने के लिए सक्षम बनाते, परंतु श्री गांधी ने उनके प्रति सहानुभूति तो क्या दिखाई, उल्टे पूरी ताकत से उनकी मांगों का विरोध करने के लिए अच्छे बुरे सभी हथकंडे अपनाए। उन्होंने अस्पृश्यों की मांगों का विरोध करने के लिए मुसलमानों से हाथ मिलाया, परंतु मुसलमान को फोड़ने में असफल होते देखकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वह निर्णय वापस लेने के लिए विवश करने के लिए आमरण अनशन कर दिया जिसमें मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के समान अस्पृश्यों को राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। सामान्य साथियों, जिस तरह से मुसलमानों को अधिकार दिए गए थे, अन्य अल्पसंख्यकों को समान अस्पृश्य अधिकार दिए गए थे, उसी तरह से अस्पृश्यों को भी अधिकार, राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। कहते हैं श्री गांधी अनशन में असफल रहे तो उन्होंने अस्पृश्यों के साथ एक समझौता किया जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों पर पानी फेर दिया गया। यानी कि जो अस्पृश्यों को राजनीतिक अधिकार मिले थे और वो अधिकार यहाँ पर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन के द्वारा छीन लिए। मेरे साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है अंबेडकर संदेश का, महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में कितने अनशन किए? और दूसरा प्रश्न आप ये आंसर कर सकते हैं, उन अनशनों में जो जीवन काल में महात्मा गांधी ने अनशन किए, क्या उनमें से कोई अनशन उन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए किया? हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश सारगर्भित होने के साथ साथ बेहद टू द पॉइंट रहा, क्योंकि आज जिन बिंदुओं पर बात हुई, सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या महात्मा गांधी ने हमारे अर्थात अस्पृश्यों के हित में लड़ाई लड़ी या फिर वो एक तरह से दुश्मनी की तरह काम कर रहे थे, दुश्मन की तरह काम कर रहे थे? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई है। बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन का भी जिक्र कर देते हैं और साथ ही साथ किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए भारत में, इसकी भी बात यहाँ पर कर देते हैं। साथ ही साथ मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों में क्या डिफरेंस है, किस तरह की चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पर आज के अंबेडकर संदेश में हमने आपके समक्ष रखा है। आज के अंबेडकर संदेश महत्वपूर्ण होने की वजह से हम आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस अंबेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा।
इसी अनुरोध और निवेदन के साथ अब दीजिए इजाजत आप सभी को सादर। सम्मानित नमो साथियों, हम बुद्धाय, एक जय महत्वपूर्ण भीम। बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत आप सभी को सादर। नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।